हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहला चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जो कि है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 के नाम से है। हमने इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जितनी एनसीईआरटी में दी हुई है, और अब हम चलते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की तरफ। राइट, चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ड्रॉ इलिस्ट्रेशन टू ब्रिंग आउट द एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन। ओके, तो भाई चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दें। और अटेंडेंस कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर करके। तो आई होप अभी तक आपने अटेंडेंस लगा दी होगी, और जो अभी आ रहे हैं बच्चे लेट कमर्स हैं, राइट, तो वो जल्दी फटाफट अटेंडेंस लगा दें और हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या बोला है? ड्रॉ इलिस्ट्रेशंस टू ब्रिंग आउट द एनाटॉमिकल डिफरेंस बिटवीन। ऑप्शन ए है मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के एनाटॉमिकल डिफरेंस देखना है, मतलब हमें इनकी इंटरनल स्टडी करनी है, राइट। तो हमने डिफरेंसेस देख ही लिए थे कि मोनोकॉट और डाइकॉट रूट दोनों में एपिडर्मिस के प्रोट्रूड्स होते हैं, उनका एक्सटेंशन होता है एपिडर्मिस का, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं, राइट। रूट हेयर का जो अमाउंट है वो बेसिकली आपका डाइकॉट रूट में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोनोकॉट रूट, राइट। उसके बाद हम बात करें तो रूट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद जो नीचे उसकी लेयर आती है, इनर साइड उसकी जो लेयर आती है, वो कॉर्टेक्स रीजन होता है, मतलब ग्राउंड टिश्यू पार्ट होता है, राइट। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं। वहीं पर डाइकॉट रूट में एंडोडर्मिस पर किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। किसका? सुबेरिन। और सुबेरिन जो है एक क्या है? बायोपॉलीमर है, नॉन कार्बोहाइड्रेट बायोपॉलीमर होता है। ये वाटर इम्परमिएबल होता है, वाटर की एंट्री को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, राइट। और ये क्या करता है? लॉस नहीं होने देता, वाटर को लॉस नहीं होने देता, और ये प्रिवेंट करता है किसको? यहाँ पर पैथोजन की एंट्री को, राइट। उसके बाद हम पेरिसाइकल, देन पेरिसाइकल के बाद अंदर आता है आपके वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या होता है? पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होता है, जिसे हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। यही कंजक्टिव टिश्यू आगे चल के किसको बनाने वाला है? कैम्बियम को, राइट। और बीच में जो सेंटर पार्ट है उसे हम पिथ या मेड्यूला कहते हैं, राइट। वहीं पर हम किसकी बात करें? मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में भी सेम अरेंजमेंट होता है, राइट। मोनोकॉट में भी क्या होता है? सेम अरेंजमेंट। अब देखिए कुछ स्मॉल डिफरेंसेस जो है वो देख लेते हैं अपन। तो ये वाला जो आपको रूट का डायग्राम दिख रहा है, ये मोनोकॉट का है और ये डाइकॉट का है, राइट। तो हम रूट हेयर की बात करें तो रूट हेयर जो है ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्ड, मतलब एक सेल से बने होते हैं। दूसरा किसने बनाया? एपिडर्मिस ने। किसने बनाया? एपिडर्मल एक्सटेंशन है दोनों में, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट। जिसे ये एपिब्लेमा बोल रहा है, ये क्या है? एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस, राइट। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको जो सेल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स किसका पार्ट है? ग्राउंड टिश्यू का या फंडामेंटल टिश्यू का। अब देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस का, सॉरी, कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर है, इसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। यहाँ पर ये है फ्लोएम, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है?
प्रोटोजाइलम और ये वाला है मेटाजाइलम। क्या है? मेटाजाइलम। और बीच वाला पार्ट क्या है? पिथ। क्या है? पिथ। पिथ जो है मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होता है, वहीं पर डाइकॉट रूट में पिथ जो होता है स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल, राइट। चलिए तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या किसी को कंफ्यूजन है मेटाजाइलम में और प्रोटोजाइलम में? क्या किसी को कंफ्यूजन है? तो मैंने क्या बोला था, प्रोटोजाइलम मतलब पतले जाइलम, जो यंग फॉर्म हुए, अभी अभी फॉर्म हुए, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम। जो लेटर पहले ही फॉर्म हो चुके हैं उनको हमने क्या बोला? जो लेटर फॉर्म, जो पहले बने वो मेटाजाइलम, जो बाद में बने वो प्रोटोजाइलम। तो जो अभी अभी बने, रीसेंट बने, वो प्रोटोजाइलम होते हैं। जो पहले ही बन गए वो मेटाजाइलम, है ना। आप पहले बन गए तो फैल रहे होंगे, तो वो साइज में क्या हो जाते हैं? बड़े। तो मेटाजाइलम मोटे जाइलम, है ना, और प्रोटोजाइलम पतले जाइलम। यहाँ पर देखिए ये जो है रूट हेयर है, कैसा है? यूनिसेल्ड है। इसे हम एपीब्लेमा कहते हैं। ये हमारा क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है। क्या है? कॉर्टेक्स रीजन। ये है हमारी एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन है? डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। और यहाँ पर ये किसके जैसे? बैंड के जैसे दिखता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, राइट। इसे हम क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप भी कहते हैं। ओके, अब देखिए उसके बाद ये क्या हो गया? फ्लोएम हो गया। क्या हो गया? फ्लोएम। ये पेरिसाइकल हो गया, राइट। ये पिथ हो गया, और यहाँ पर ये मेटाजाइलम हो गया, मोटे मोटे जाइलम मेटाजाइलम, और ये पतले जाइलम प्रोटोजाइलम, राइट। तो आपको याद रखना है रूट में प्रोटोजाइलम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं कहाँ? पेरीफेरी पर, प्रेजेंट एट पेरीफेरी। देखिए ये सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर मोटे वाले जाइलम है। ये कौन सा पार्ट है? पेरीफेरी वाला, बाहर की तरफ वाला। तो पेरीफेरी पर क्या है? प्रोटोजाइलम है। किसमें? रूट में। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। क्या बोलते हैं? एक्सार्च कंडीशन। तो एक्सार्च कंडीशन किसमें प्रेजेंट होती है? रूट्स में। वहीं पर एंडार्च कंडीशन किसमें प्रेजेंट होती है? स्टेम में। स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होते हैं एंड मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोटोजाइलम का लोकेशन देख के बताना है कि एक्सार्च कंडीशन है या एंडार्च कंडीशन। एक्सार्च मतलब एक्सा मतलब बाहर, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, मतलब रूट में एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है। वहीं पर स्टेम में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होते हैं, मतलब पिथ वाली तरफ होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडार्च कंडीशन, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम की। किसकी बात करते हैं? मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम की, राइट। तो देखिए मोनोकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है? एपिडर्मिस। क्या दिख रही है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर किसकी कवरिंग होती है? एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर क्यूटिकल की कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? क्यूटिकल की। ये क्यूटिकल की जो कवरिंग होती है वो क्या करती है? जैसे सुबेरिन काम कर रहा था, देखिए सुबेरिन वहां क्यों प्रेजेंट था कि देखिए अब है क्या, रूट में आपका जो रूट है पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है, और कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही है? सॉइल से, राइट। तो सॉइल में क्या है? पैथोजन प्रेजेंट है, उस वाटर में टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट है, राइट। तो अब क्या हो, वो टॉक्सिक मटेरियल या जो पैथोजन है वो रूट के थ्रू स्टेम में और लीफ में ना पहुंच जाए, इसको ध्यान रखने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए रूट की एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई पैथोजन या टॉक्सिक मटेरियल अंदर ना आ जाए, राइट।
फिर मैम पानी कैसे अंदर आएगा? तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगह होती है एंडोडर्मिस में जहाँ पर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता, उस सेल को हम पैसेज सेल कहते हैं। उस पैसेज सेल के थ्रू उस वाटर का या मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। और वहाँ पर अच्छा खासा चेक पॉइंट होता है जो चेक करता है कि यहाँ पर कोई दूसरा पैथोजन तो नहीं आ गया, अगर पैथोजन होगा तो उसकी एंट्री नहीं होने देगी। अब थोड़ा बहुत तो उस पैसेज सेल से लीकिंग हो सकती है, तभी तो क्या होता है, प्लांट को डिजीज होती है, अदरवाइज तो डिजीज होती नहीं। बट वो ध्यान रख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भर भर के चले जाए, अब थोड़ा बहुत उन पैसेज सेल से चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। बट हम ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि वो वाली बात हो रही है ना, देख के एंट्री दे रहे हैं, देख कर एंट्री नहीं देना सकते हम। हाँ, अगर क्या हुआ पैसेज सेल के थ्रू अगर कोई आ गया तो अलग बात है, बट यहाँ पर वो अच्छे से ध्यान रखते हैं कि कोई पैथोजन, कोई टॉक्सिक मटेरियल ना आए अंदर, राइट। चलिए, तो एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर क्यूटिकल की कवरिंग होती है, और ये क्यूटिकल की जो कवरिंग होती है ये क्या करती है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है, वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, जो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस होता है उसे कम करती है, राइट। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर होती है, कॉर्टेक्स की ही एक लेयर होती है जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन कायमा की बनी होती है। कैसी होती है? स्क्लेरेन कायमेटस। कैसी होती है? स्क्लेरेन कायमेटस। वहीं पर यही हाइपोडर्मिस किसमें? डायकॉट स्टेम में कॉलिन कायमा की बनी होती है। तो यहां पर इन्होंने कॉलिन कायमा लिख दिया, बट ये है क्या? क्या है? हाइपोडर्मिस। क्या है? हाइपोडर्मिस, राइट। हाइपोडर्मिस के नीचे पेरेन्काइमा है, तो पेरेन्काइमा क्या है? कॉर्टिकल लेयर है। क्या है? कॉर्टिकल। देखिए, वहां पर हाइपोडर्मिस जैसी चीज नहीं थी रूट में, तो हमने उसे सिर्फ कॉर्टेक्स बोला था, राइट। यहां पर जो कॉर्टेक्स है उसकी सबसे आउटर लेयर जो है, कॉर्टेक्स की सबसे ऊपर वाली लेयर जो किसके नीचे? जस्ट नीचे है एपिडर्मिस की, उसे हमने हाइपोडर्मिस बोला। कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर को हमने एंडोडर्मिस बोला, और कॉर्टेक्स के जो बीच वाली लेयर है, राइट, उसे हमने कॉर्टिकल लेयर बोल दिया। क्या बोल दिया? कॉर्टिकल लेयर। तो यहां पर भी ये क्या है? कॉर्टिकल लेयर है, राइट। उसके बाद देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? एंडोडर्मिस। क्या देखने को मिलेगी? एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टार्च ग्रेन्स। इसलिए इसे और क्या कहते हैं? इसे स्टार्च सीथ भी कहते हैं, इसलिए इसको स्टार्च सीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च सीथ, राइट। इतना समझ में आया? यहां पर आपको एंडोडर्मिस दिख रही है क्या? जल्दी बताइए। तो यहां पर एंडोडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, राइट। पेरीसाइकिल एब्सेंट होती है। यहां पर देखिए, यहां पर जो पेरीसाइकिल आपको दिखेगी ये कौन सी होगी? स्क्लेरेन कायमेटस होगी। क्या होगी? स्क्लेरेन कायमेटस। यहां पर जो पेरीसाइकिल है वो कैसी होगी? स्क्लेरेन कायमेटस, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? कैम्बियम की। तो ये क्या है? कैम्बियम है। और ये क्या है? मेटाजाइलम, मोटे मोटे जाइलम। और देखिए सेंटर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ क्या है? प्रोटोजाइलम। और ये क्या है? पिथ, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की तरफ है, मतलब सेंटर की तरफ है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन पाई जाएगी? प्रोटोजाइलम प्रेजेंट एट सेंटर। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं एंडार्च कंडीशन।
तो एंडार्ज कंडीशन किस में देखने को मिलती है? स्टेम में। और एक्सार्ज कंडीशन किस में देखने को मिलती है? रूट में। तो ये किसकी है? स्टेम की। किसकी है? स्टेम की। राइट, समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पर एक चीज गौर करिए, यहाँ पर स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे हैं? कॉन्जॉइंट है। कैसे हैं? कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम लेटरली अरेंज है। कैसे है? एक ही रेडियस पर जाइलम एंड फ्लोएम लेटरली अरेंज है, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कंजॉइंट ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। राइट, वहीं पर यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है स्कैटर्ड है, फैले पड़े हैं पूरे। कैसे पड़े हैं? फैले पड़े हैं, है ना। यहाँ पर ये जो वेस्कुलर बंडल है कैसे है? स्कैटर्ड। और इसके ऊपर किसकी? ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल के ऊपर किसकी कवरिंग है? स्क्लेरेनकाइमा की सीथ की। तो यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमेटस सीथ की कवरिंग होती है वेस्कुलर बंडल में। बट यहाँ पर ये जो वेस्कुलर बंडल है एक रिंग के फॉर्म में अरेंज है। किसके फॉर्म में अरेंज है? रिंग के फॉर्म में। देखिए यहाँ एक रिंग दिख रही है आपको, बिल्कुल एक रिंग दिख रही है। ये आपकी वेस्कुलर बंडल है, तो ये पूरा एक रिंग बना रहे हैं। राइट, यहाँ पर जो पिथ है वो कैसी है? वेल डेवलप्ड है। पिथ कैसा है? वेल डेवलप्ड। और यहाँ पर पिथ क्या है? एब्सेंट। यहाँ पर पिथ क्या है? एब्सेंट है। राइट, यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसे? स्कैटर्ड है। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? रिंग के फॉर्म में अरेंज है। दोनों में पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिल रही है। बहुत सारे वेस्कुलर बंडल दिख रहे हैं ना आपको, तो हाँ यहाँ पर पॉलीआर्च कंडीशन है, यहाँ पर भी पॉलीआर्च कंडीशन है, बट यहाँ पर स्कैटर्ड है और यहाँ पर रिंग के फॉर्म में अरेंज है। राइट, इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखिए एक पॉइंट को नोटिस करिए, यहाँ पर जो प्रोटोजाइलम है, मतलब जो छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल है वो पेरीफेरी की तरफ अरेंज है, और जो बिग वेस्कुलर बंडल है वो सेंटर की तरफ अरेंज है। राइट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कट अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग स्टेम, ओके, of a plant from your school garden and observe it under the microscope. How would you यहाँ पर ascertain whether it is a monocot stem or dicot stem? Give reason. ठीक है, तो चलिए, मैं आपकी टीचर, आप स्कूल में हैं, मैंने बोला बेटा आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, जो मैंने पढ़ाया है उस बेसिस पर आपको बताना है। एक गार्डन से स्टेम लेकर आइए, यंग स्टेम चाहिए। कैसी चाहिए? यंग स्टेम। ओके, आपने बोला ठीक है मैम, ले आए। अब मैं आपसे बोलूँगी इसको रखो कहाँ पर? आप माइक्रोस्कोप में। तो आप क्या स्टेम जो कट के करके लाए पूरी की पूरी रख देंगे, उसकी एक थिन स्लाइस लेंगे। राइट, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे। क्या लेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। और उस ट्रांसवर्स सेक्शन में आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो स्टेम है जिसका आपने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है वो डाइकॉट स्टेम है या मोनोकॉट स्टेम है। राइट, तो बताइए आप कैसे देखकर बताएंगे कि डाइकॉट स्टेम है या मोनोकॉट स्टेम है? चलिए, तो बता पाएंगे आप? जल्दी बताइए, बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। आपका सबसे इजी तरीका है भाई, आप वेस्कुलर बंडल को देखो। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है मतलब मोनोकॉट स्टेम है। वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में अरेंज है मतलब क्या है? डाइकॉट स्टेम है। ये मैं सबसे बेसिक तरीका बता रही हूँ, और भी आप बहुत कुछ चीज देख के बता सकते हो, बट अगर आपको फॉर श्योर आपको ये चीज दिख गई मतलब क्या है वो? डाइकॉट या मोनोकॉट में आप डिफरेंस बता पाएंगे। राइट, जल्दी बताइए। तो देखिए हम बात करते हैं पहली बात कि वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। बिल्कुल यही तो मैंने बोला, इसको देखकर आप बता पाएंगे कि ये डाइकॉट स्टेम है। वहीं पर यहाँ पर वेस्कुलर बंडल जो है स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे पड़े होते हैं, तो बता पाओगे आप क्या है? ये मोनोकॉट स्टेम है। और कुछ भी देखना है तो आप क्या होगा? वेस्कुलर बंडल जो है वो ओपन है फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। वेस्कुलर बंडल ओपन है, ओपन है मतलब यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है।
वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, राइट इतना समझ में आया। वहीं पर हैव क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स विथ बंडल सीथ, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसा है, क्लोज्ड है, और क्या है इसके ऊपर एक सीथ है, बंडल के ऊपर एक सीथ है जो कि कैसी है, स्क्लेरिन काइमेटस है, कैसी है, स्क्लेरिन काइमेटस सीथ, राइट इतना समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ओपन है, ओपन का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्या होगी, ओपन का मतलब क्या है, यहाँ पर वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ, राइट इतना समझ में आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बिना किसी देरी के। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी डिफरेंसेस देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल, राइट तो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होता है मेरे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है, राइट तो ये है वेस्कुलर कैम्बियम, राइट और ये है जाइलम, और जाइलम की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नीचे की तरफ कौन से जाइलम है, ये है प्रोटोजाइलम, और ऊपर की तरफ है मेटाजाइलम, ओके समझ में आया कि नहीं। और ये क्या है, फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है, देखिए कॉन्जॉइंट है, जुड़े हुए हैं, कोलेटरल है, लेटरली अरेंज है, और ओपन है किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। वहीं पर यहाँ पर बात करें हम तो देखिए प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल डिस्पर्स्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, कहाँ पड़े रहते हैं, ग्राउंड टिश्यू में, कॉर्टेक्स रीजन में पड़े रहते हैं, दैट कंटेन द पैरेन्काइमा, और जो ग्राउंड टिश्यू है, जो कॉर्टेक्स है, वो किससे बना है, पैरेन्काइमेटस सेल से बना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल है इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, इस प्रकार का, राइट इनका अरेंजमेंट जो है इस प्रकार का होगा। बट यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, क्या नहीं है, कैम्बियम प्रेजेंट नहीं। ये फ्लोएम हो गया, ये हो गया आपका मेटाजाइलम, और ये हो गया आपका प्रोटोजाइलम, बट वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है। क्या चमका, जल्दी बताइए, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। अब देखिए ग्राउंड टिश्यू कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू पैरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू जो है वो किस में डिफरेंशिएट हो गया, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड एंडोडर्मिस, पिथ एंड पेरिसाइकल। तो यहाँ पर जो हम डायकॉट स्टेम में देखेंगे तो कॉर्टेक्स वाला रीजन, या हम ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू जो है सबसे आउटर लेयर बनाता है अपनी हाइपोडर्मिस, जो कि कैसी होती है, कॉलेनकाइमेटस। फिर उसके बाद आता है कॉर्टिकल लेयर जो कि पैरेन्काइमा से बनी होती है, फिर आती है आपकी एंडोडर्मिस जो भी पैरेन्काइमा से बनी होती है, फिर आता है आपका पिथ और पेरिसाइकल, राइट तो पिथ और पेरिसाइकल भी किसका पार्ट है, आपके ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। मैंने बोला था ना, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल ऑल द टिश्यू आर ग्राउंड टिश्यू, है ना, ऑल द टिश्यू आर द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। मेडुलरी रेज आर फाउंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे कहाँ होती है, वेस्कुलर बंडल के बीच में होती है, राइट इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। ओके किससे बनी होती है,
पैरेनकाइमेटस सेल से। किससे बनी होती है? पैरेनकाइमेटस सेल से। तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो पैरेनकाइमा सेल होते हैं वही किसको बनाते हैं? मेड्यूलरी रेस को बनाते हैं। जैसे कि सन से निकलती हुई किरणों को आप क्या बोलते हैं? सन रेज बोलते हैं। वैसे ही मेड्यूला से निकलती हुई किरणों को, रेस को आप क्या बोल रहे हैं? मेड्यूलरी रेस, है ना। मेड्यूला को और क्या कहते हैं हम? पित्त कहते हैं। ओके यहाँ पर बात करें तो फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है बेटा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। प्लीज इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम में, ये पॉइंट याद रखना है आपको। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था राइट कि यहाँ पर क्या होती है? वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है। ओके तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बिना किसी देरी के। आई होप आपको यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, डाइकॉट स्टेम का आप डायग्राम देख चुके हैं। मैंने पहले ही लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शो द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। ओके तो ट्रांसवर्स सेक्शन किसका? प्लांट मटेरियल का आपको क्या दिखाता है? एनाटॉमिकल फीचर्स। एनाटॉमिकल फीचर्स का मतलब होता है इंटरनल फीचर्स, है ना। तो आपकी बॉडी की मैं अगर इंटरनल स्टडी करती हूँ तो क्या दिखेंगे आपको? ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगी तो आपको इंटरनल फीचर्स दिखेंगे मेरे बॉडी के। तो यहाँ पर इंटरनल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। द वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ। ये पॉइंट किसके लिए है? किसके लिए ये पॉइंट सही बैठ रहा है? जल्दी बताइए। क्या आप कुछ बोल रहे हैं? मुझे कुछ सुनाई तो दे रहा है, कुछ बोल रहे हैं क्या आप? मैं आपकी मन की बात सुन पा रही हूँ क्या? हाँ आपने बोला है मैम मोनोकॉट स्टेम, यही बोला था कि आपने? मैंने सही सुना? कहीं बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं होगी? चलिए अब देखिए, फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, व्हाट विल यू आइडेंटिफाई इट एज? हाँ बिल्कुल सही है, फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। किसमें? मोनोकॉट स्टेम में। चलिए तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम इट इज बिकॉज द वेस्कुलर बंडल आर डिस्पर्स्ड मोनोकॉट स्टेम, है ना। तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड होते हैं। एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा इज नॉट फाउंड। यहाँ पर आपको फ्लोएम पैरेनकाइमा देखने को नहीं मिलेंगे राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी फ्लोएम पैरेनकाइमा, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो फ्लोएम है वो किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है। जल्दी बताइए, क्या आपको याद है? अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ, हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं तो मैं एंजियोस्पर्म की बात करूंगी। मैं बात करूंगी फ्लोएम पैरेनकाइमा, जो कि लिविंग पार्ट होता है किसका? फ्लोएम का। फिर फ्लोएम फाइबर जो कि डेड पार्ट होता है किसका? फ्लोएम का, जो इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है राइट। फिर क्या था? सीब ट्यूब और सीब सेल, सॉरी सीब ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। खुद बोल रहा है मैं कंपेनियन हूं, तो ये क्या है? ये जो कंपेनियन सेल है वो सीब ट्यूब का क्या है? हेल्पिंग हैंड है राइट। मतलब कंपेनियन सेल जो है अपना पूरा दिमाग का प्रयोग करता है सीब ट्यूब को कंट्रोल करने के लिए, उसको प्रोटीन देने के लिए। तो सीब ट्यूब जो है ना वो बिल्कुल एज इट इज सेम है किसके? आरबीसी के। आरबीसी अपना न्यूक्लियस छोड़ देती है, क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए गैसेस के एक्सचेंज के लिए। वैसे ही यहाँ पर सीब ट्यूब अपना न्यूक्लियस को छोड़ देती है कि ज़्यादा स्पेस हो मेरे पास और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन कर पाऊँ। अब भाई अगर इसके पास इसका खुद का दिमाग नहीं होगा
है ना, हम सेल का जो ब्रेन है किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को, राइट। अगर सेल के पास उसका खुद का दिमाग नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, पगला आ जाएगा, भौरे आ जाएगा, राइट। तो उसको कंट्रोल करता है कौन, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल जो है वो सीप ट्यूब की बड़ी बहन है, क्या है, बड़ी बहन है ना। तो कंपेनियन सेल अपना दिमाग चलाती है, मतलब अपने न्यूक्लियस से कंट्रोल करती है किसको, सीप ट्यूब को। और कंपेनियन सेल जो है बड़ी बहन है, वो क्या करती है, प्रोटीन भी सप्लाई करती जाती है किसको, सीप ट्यूब को, राइट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग पार्ट होता है किसका, फ्लोएम का। ये चारों के चारों मिलकर बनाते हैं फ्लोएम को, है ना। बट यहाँ पर मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, What is stomatal apparatus? Stomatal apparatus क्या होते हैं? Explain the structure of stomata with a label diagram. तो stomatal apparatus जो होते हैं वो तीन चीज से मिलकर बनते हैं, किससे बनते हैं, तीन चीज से मिलकर। पहला है सब्सिडरी सेल, दूसरा है गार्ड सेल, एंड थर्ड वन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर। क्या होता है, स्टोमेटल पोर। चलिए, तो ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है, स्टोमेटल अपैरेटस को बनाती है, किसको बनाती है, स्टोमेटल अपैरेटस जो है वो किस किस से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है, राइट। वो तीन चीजें क्या क्या है, पहला है सब्सिडरी सेल, दूसरा कौन है, दूसरा है आपका गार्ड सेल, और थर्ड है आपका स्टोमेटल पोर, और इसे और क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपर्चर। राइट, इतना समझ में आया कि नहीं, ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाती है, स्टोमेटल अपैरेटस को। वहीं पर हम गार्ड सेल की बात करें तो गार्ड सेल जो है ये दो शेप की होती है। मोनोकॉट में गार्ड सेल का जो शेप होता है, मोनोकॉट लीफ में, नॉर्मली जो स्टोमेटा है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीफ में। तो मोनोकॉट लीफ में जो गार्ड सेल है इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप। कैसा होता है, डम्बेल शेप। हाँ, तो जो बच्चे अभी बहुत क्रेज चढ़ रहा होगा, है ना, कि भाई बॉडी बनाएंगे, है ना, कॉलेज जाएंगे तो अच्छी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, है ना, ब्रॉड चेस्ट होनी चाहिए, अच्छे खासे बाइसेप्स होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या उठाते हो, डंबल को उठाते हो बाइसेप्स बनाने के लिए, राइट। तो जो डंबल का शेप होता है वैसे ही यहाँ पर किसका शेप होता है, मोनोकॉट के स्टोमेटा का। जो लोहे वाले एक रॉड वाले जो होते हैं जिसमें टायर फंसे रहते हैं, राइट। आपने कभी देखा होगा, कभी पापा की, अगर आप गए होंगे जिम विम में, राइट, या पापा ने बताया होगा, तो इस टाइप के डंबल होते थे लोहे के, राइट। इस टाइप के डंबल जो लोहे के होते हैं ना, उसी शेप के जो मोनोकॉट है उसके क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल, राइट। वहीं पर डायकॉट के जो गार्ड सेल होते हैं, डायकॉट लीफ के जो गार्ड सेल होते हैं, राजमा खाया, बीन्स खाए, है ना, तो यहाँ पर बीन शेप के, किसके, बीन शेप के क्या होते हैं, गार्ड सेल, राइट। किस शेप के होते हैं, बीन शेप के, ओके। यहाँ पर गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस शो करता है, राइट। गार्ड सेल क्या शो करता है, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, राइट। गार्ड सेल जो है उसकी इनर वॉल जो है वो थिक होती है और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। देखिए मैं बनाती हूँ,
ये क्या है? गार्ड सेल। किसका गार्ड सेल है ये तो बता पाओगे अब आप? मैम ये तो बीन शेप दिख रहे हैं, मतलब ये तो डायकॉट के गार्ड सेल है। तो गार्ड सेल की ये आउटर वॉल है और ये गार्ड सेल की इनर वॉल है, राइट? गार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो कैसी होती है? थिक होती है। कैसी होती है? थिक। गार्ड सेल की इनर वॉल जो है वो कैसी होती है? थिक होती है। और आउटर वॉल जो है वो कैसी होती है? थिन होती है। कैसी होती है? तो इनर वॉल थिक होती है एंड आउटर वॉल कैसी होती है? यहाँ पर थिन होती है। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर आउटर वॉल कैसी है? थिन है और इनर वॉल कैसी है? थिक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको? क्लोरोप्लास्ट, राइट? तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। वहीं पर बात करूं, इस गार्ड सेल के बाहर की तरफ ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना? सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी सेल। क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल में बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, राइट? और ये बीच में जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? स्टोमेटल पोर। क्या है? स्टोमेटल पोर। तो ये दिख रहा है आपको स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर, राइट? ओके, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गार्ड करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गार्ड करता है? गार्ड सेल। कौन गार्ड करता है? गार्ड सेल। और कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल रहता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए? तो आपको बोलना पड़ेगा कौन सा? पोटेशियम आयन। कौन सा आयन? पोटेशियम आयन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पोटेशियम जो है उस पर चार्ज कितना होता है, उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो +1। हर चीज आपको आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? तो देखिए क्या लिखा है, जो मैंने पढ़ाया है वही लिखा है कि जल्दी पढ़ो, फटाफट पढ़ो। पढ़ लिया? क्या बोला इन्होंने? देखिए, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, राइट? ये एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? एपिडर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। कहाँ की एपिडर्मिस में होते हैं? लीफ की एपिडर्मिस में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? लीफ की एपिडर्मिस में, राइट? वहीं पर बात करें स्टोमेटा का काम क्या है, तो स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, राइट? तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? वाटर लॉस, राइट? क्या होता है? वाटर लॉस। वहीं पर गैसियस एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू, है ना? ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल्स। तो हर स्टोमा जो है वो 2 बीन शेप्ड सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम गार्ड सेल भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने बीन शेप। ये बीन शेप किसकी बात कर रहे हैं? ये डायकॉट लीफ के स्टोमेटा की बात कर रहे हैं। किसके? डायकॉट लीव्स, राइट? अब देखिए, विच एनक्लोज द स्टोमेटल पोर। जो किसको एनक्लोज करता है? स्टोमेटल पोर को। मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया था। चलिए, गार्ड सेल आर डम्बल शेप। गार्ड सेल, यहाँ पर गार्ड सेल किस शेप के थे? बीन शेप का। मतलब ये किसकी बात करी इन्होंने? डायकॉट की लीफ की। वहीं पर यहाँ पर बोल रहे हैं गार्ड सेल जो है वो डम्बेल शेप है। इसका मतलब ये मोनोकॉट लीफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोकॉट लीफ। क्या कोई परेशानी, दिक्कत? वहीं पर where their outer wall is thin and the inner wall is highly thickened,
तो ये किसकी बात कर रहे हैं, गार्ड सेल की आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है और इनर वॉल जो होती है जो एनक्लोज करती है स्टोमेटल पोर को, अपर्चर को, वो कैसी होती है, हाईली थिक। कैसी होती है, हाईली थिक। अब देखिए दीज स्ट्रक्चर पजेस क्लोरोप्लास्ट, तो ये किसके लिए बोल रहा है, कौन क्लोरोप्लास्ट पजेस करता है, कौन सा स्ट्रक्चर, जल्दी बताइए, गार्ड सेल, एंड रेगुलेट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, गार्ड सेल। मैंने ये सारे पॉइंट आपको पढ़ा चुकी हूं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना किसी देरी के। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सारे बच्चों ने अभी अटेंडेंस लगा दी है क्या, जल्दी बताइए। अब देखिए द एपिडर्मल सेल्स नियर द गार्ड सेल, है ना, एपिडर्मल सेल नियर द गार्ड सेल इन सम केसेस बिकम स्पेशलाइज्ड, their structure, shape and size they refer to as subsidiary cell। तो इनका क्या कहना है, गार्ड सेल के नियर वाली एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने स्ट्रक्चर और शेप में एंड साइज में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल। द गार्ड सेल, द स्टोमेटल अपर्चर एंड girdling subsidiary cell are collectively referred to as stomatal apparatus। तो यही सारे पॉइंट अभी मैंने आपको लिखवाया था कि स्टोमेटल apparatus जो होता है वो कलेक्टिवली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है सब्सिडरी सेल जो कि क्या है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स ही है जो किसको कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं, गार्ड सेल को, राइट। दूसरे टाइप के सेल जो है वो क्या है, गार्ड सेल, एंड थर्ड जो है वो क्या है, स्टोमेटल अपर्चर या स्टोमेटल पोर। ये तीनों चीज मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस को। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये डायकॉट के स्टोमेटा का है और ये मोनोकॉट के स्टोमेटा का है, राइट। ये जो है एपिडर्मल सेल है, ओके। यहाँ पर एपिडर्मल सेल जो है स्पेशलाइज्ड हो गए किसमें, सब्सिडरी सेल में। किसमें हो गए, सब्सिडरी सेल में। ये जो है क्लोरोप्लास्ट है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, गार्ड सेल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या है, ये क्या है आपका गार्ड सेल, राइट। फिर हम बात करते हैं ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर। क्या है, स्टोमेटल अपर्चर। यहाँ पर भी ये क्या हो गया, स्टोमेटल अपर्चर। इतना समझ में आया, जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े क्या, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, गिव टिश्यू नेम अंडर ईच सिस्टम। तो अच्छा हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम के अंदर 3 टिश्यू सिस्टम आते हैं। कौन कौन से, पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। चाहो तो आप लिख सकते हैं, और क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। और लास्ट है आपका कंडक्टिंग या वेस्क्युलर टिश्यू सिस्टम। इसे कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, राइट। इतना समझ में आया। तो देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या आता है, एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस, राइट। और क्या आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस,
अपेंडेजेस, जिसके अंदर हम रूट हेयर और स्टेम हेयर पढ़ते हैं, राइट। और नेक्स्ट आएगा एपिडर्मल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम स्टोमेटा पढ़ते हैं, राइट। फिर वहीं पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो 3 बेसिक टिश्यू से बना होता है। पहला है पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वहीं पर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? जाइलम एंड फ्लोएम। किससे बना है? जाइलम एंड फ्लोएम से, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है 3 बेसिक टिश्यू सिस्टम जो है हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल appendages. Okay, the epidermis comprises एपिडर्मल सेल एंड गार्ड सेल। तो यहाँ पर जो एपिडर्मल स्ट्रक्चर है वो किसको कंप्राइज कर रहा है? एपिडर्मल सेल एंड गार्ड सेल, वाइल द एपिडर्मल अपेंडेजेस इंक्लूड रूट हेयर, स्टेम हेयर एंड स्टिंगिंग हेयर एंड ग्लैंडुलर हेयर। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूट हेयर, स्टेम हेयर पढ़ते हैं, ग्लैंडुलर हेयर भी पढ़ते हैं, राइट। मैंने बोला था ना कि स्टेम हेयर जो है, ट्राइकोम जो है, वो कभी कभी कैसे हो जाते हैं? ग्लैंडुलर। क्या हो जाते हैं? ग्लैंडुलर, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टिश्यू सिस्टम है वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो देखिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज मेड अप ऑफ सिंपल टिश्यू। मतलब सिंपल कौन सा टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू। किससे बना हुआ है? सिंपल परमानेंट टिश्यू से, सच एज पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्या मैंने यही बोला था? जल्दी बताइए। तो ग्राउंड टिश्यू किससे मिलकर बना है? समझ में आया? इसके अंदर क्या आता है वो भी अपन को पता है। कॉर्टेक्स आता है, हाइपोडर्मिस आती है, एंडोडर्मिस, पिथ, मेड्यूला, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर। अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू, ऑल द पार्ट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट। वहीं पर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में, जिसे हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं, सच एज जाइलम, फ्लोएम एंड वेस्कुलर कैम्बियम, राइट। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम। और वो वेस्कुलर कैम्बियम कौन सा कैम्बियम होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या ये आपको पता है? मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही। ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या है? थोड़ा सा हटके बता रही हूं। एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ऑल द कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। आपको याद रखना है क्या है कि यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम। उसके अलावा क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बिना किसी देरी के। कहीं कोई परेशानी, दिक्कत, जल्दी बताइए। कोई भी परेशानी या दिक्कत है क्या आपको? चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हाउ इज द स्टडी ऑफ प्लांट एनाटॉमी यूजफुल टू अस। हमारे लिए प्लांट एनाटॉमी यूजफुल कैसे हो सकती है। तो भाई प्लांट एनाटॉमी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि ये मोनोकॉट प्लांट है, डाइकॉट प्लांट है या जिम्नोस्पर्म है, राइट। पक्का, क्योंकि देखिए आपको टेरिडोफाइट अलग ही समझ में आ जाएंगे, आपको ब्रायोफाइट अलग ही समझ में आ जाएगा, एल्गी अलग ही समझ में आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन जो होती है वो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में होती है, और एंजियोस्पर्म के अंदर भी कि डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो आप एनाटॉमिकल स्टडी करके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। चलिए तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये। टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन इन प्लांट्स टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो भाई क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से मैंने बोला था सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं होता, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी अडेप्ट करते हैं, राइट। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से स्ट्रक्चर में, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या अडेप्टेशन हो रहा है इसकी स्टडी कर सकते हैं हम एनाटॉमी से, राइट। फिर वहीं पर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग मोनोकॉट्स, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट और डाइकॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एनाटॉमी का, राइट। फिर फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैन बी स्टडीड विच हेल्प्स इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, राइट। तो हम अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन स्टडी कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट फाइबर्स सच एज फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा हेल्प इन देयर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, राइट। आप फ्लैक्स एंड जूट का यूज करते हैं, है ना, इससे हम पैसे कमाते हैं, इकोनॉमी है। एज इट enables the prediction of the strength of wood which can be utilized to its potential, right। तो फाइबर्स जो है वो क्या कर रहा है, जल्दी बताइए, यहाँ पर वुड की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर रहा है, राइट। तो जो जूट है, आपने देखा है ना, जूट जिससे रस्सी बनती है ना, जूट की रस्सियाँ जो होती है, फ्लेक्स जिससे वो बनते हैं, वो क्या बोलते हैं इनको, डले जो होते हैं वो बनते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएगा, हमारे एनाटॉमी की स्टडी के अंदर, राइट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ लिया, क्या है, डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो इन्होंने डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में पूछा है, मतलब किसके बारे में पूछा है, डाइकॉट लीफ के बारे में। किसके बारे में, डाइकॉट लीफ। तो देख लेते हैं हम डाइकॉट लीफ को विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो लेबल डायग्राम भी बना लेते हैं। यहां देखिए, ये जो है लीफ की सरफेस है, आउटर सरफेस है ना, ये जो सरफेस है इसे हम कहते हैं अडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, अडेक्सियल एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, अडेक्सियल एपिडर्मिस, राइट। तो ये है अडेक्सियल एपिडर्मिस, और ये है अबैक्सियल, बेस की तरफ है, नीचे है, तो ये है अबैक्सियल एपिडर्मिस। क्या है, अबैक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ अबैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, राइट। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको, स्टोमेटा दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपके, स्टोमेटा, राइट। तो ये जो सरफेस दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं, अबैक्सियल एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, अबैक्सियल
एपिडर्मिस। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, लीफ के दोनों तरफ आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर हमने पढ़ा स्टेम में और रूट में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू। क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू या कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू। ये पिलर लाइक क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू को मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ में ग्राउंड टिश्यू को हम मीजोफिल कहते हैं, राइट। और डायकॉट लीफ में मीजोफिल जो है वो डिस्टिंक्ट रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, है ना। तो यहाँ पर ये जो इलोंगेटेड, कैसे, इलोंगेटेड पिलर लाइक vertically parallelly arrange cell, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल। क्या कहते हैं, पैलिसेड मीजोफिल। तो ये है आपके पैलिसेड मीजोफिल, राइट। अब ये पैलिसेड मीजोफिल के नीचे राउंड या ओवल शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। तो ये क्या है, स्पॉन्जी मीजोफिल। बट है कैसे, ये राउंड और ओवल शेप, loosely arranged cell। सेल को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जी सेल। क्या कहते हैं, स्पॉन्जी सेल। लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होती है ना बेटा, वो इन्हीं मीजोफिल सेल्स में होती है, राइट। मोस्टली किस में होती है, स्पॉन्जी सेल। पैलिसेड सेल में भी फोटोसिंथेसिस होती है एंड स्पॉन्जी सेल में भी फोटोसिंथेसिस होती है, बट मेनली स्पॉन्जी सेल में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। ये पॉइंट याद रखोगे आप। चलिए, तो यहाँ पर ये क्या है, स्पॉन्जी सेल्स हैं। क्या है, स्पॉन्जी सेल्स। तो यहाँ पर स्पॉन्जी सेल्स अरेंज हो गए। क्या हो गए, स्पॉन्जी सेल्स अरेंज हो गए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, स्पॉन्जी सेल जैसे अरेंज हुए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। इस टाइप से किसके अरेंजमेंट हो गए, स्पॉन्जी सेल का अरेंजमेंट हो गया, राइट। तो स्पॉन्जी सेल के बीच में आपको जो कैविटी दिख रही है, स्पॉन्जी सेल के बीच में जो आपको कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम कहते हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं एयर कैविटी। क्या कहते हैं, एयर कैविटी, राइट। तो देखिए यहां पर गौर फरमाइए थोड़ा सा, ये स्टोमेटा है, ये क्या है, स्टोमेटा, राइट। और ये स्टोमेटल पोर है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर, राइट। और स्टोमेटल पोर के ऊपर आपको ये जगह दिख रहा है, ये क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी। ये क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी, राइट। इतना समझ में आया। यहां पर देखिए, ये जो है, ये क्या है, एयर कैविटी है। क्या है, एयर कैविटी। ओके, इतना समझ में आया या नहीं। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कितना अच्छा बनाया ना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं भी, जल्दी बता दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए,
डायकॉट एग्जिबिट डॉर्सी वेंट्रल लीफ, है ना, तो डायकॉट में क्या होती है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है। ठीक है भाई, आगे बताइए। अब देखिए, व्हेन एग्जामाइन द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ, मैंने क्या बोला था कि आपको स्टेम और रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है। स्टेम और रूट का क्या लेना है, ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है, वहीं पर लीफ का वर्टिकल सेक्शन लेना है। कौन सा सेक्शन लेना, वर्टिकल सेक्शन। कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स एंड दे आर, यहाँ पर जो लीफ है उसके 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। कौन सा, जल्दी बताइए। एक होता है एपिडर्मिस। ओ एक मिनट, सॉरी जरा पीछे चलते हैं। हाँ, जरा गड़बड़ हो गई, 1 मिनट रुको जरा। हम एक मेन चीज तो बनाना भूल ही गए। क्या आपने गौर किया, कौन सी मेन चीज मैम? हमने यहाँ क्या नहीं बनाया? तुम लोग कुछ याद नहीं रखते, कुछ भी याद नहीं रखते, बहुत गंदे बच्चे हो। तो ये जो है ना बेटा, ये क्या है, वेस्कुलर सीथ है। क्या है, वेस्कुलर सीथ, जो कि कवर कर रही है किसको, वेस्कुलर बंडल को। ये क्या है, वेस्कुलर सीथ है जो कवर कर रही है वेस्कुलर बंडल को। राइट, तो यहां पर अंदर क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल। क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल। तो यहां पर अंदर प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल। राइट, अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये क्या है, ये जो ग्रीन दिख रही है ये है वेस्कुलर सीथ या बंडल सीथ भी कहते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं, बंडल सीथ। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल सीथ। राइट, और इसके अंदर जो है वो क्या है, वेस्कुलर बंडल है। क्या है, वेस्कुलर बंडल। तो ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। ओके, समझ में आया? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? चलिए, तो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? ओके, चलिए, तो ये पॉइंट हो गया था हमारा। अब देखिए, एपिडर्मिस सबसे ऊपर क्या है, एपिडर्मिस। इट इज फाउंड ऑन द अडेक्सियल एपिडर्मल, मतलब अपर सरफेस, जिसे हम अडेक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, एंड द अबेक्सियल एपिडर्मिस, जिसे हम लोअर सरफेस कहते हैं। ऑन द आउटसाइड द एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ अ थिक क्यूटिकल। तो क्या बोल रहा है ये, द एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल। यहाँ पर क्यूटिकल का या क्यूटिन का क्या होता है, डिपोजिशन। कैसा, थिक डिपोजिशन। मैम क्यों क्यूटिकल का डिपोजिशन क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि अगर क्यूटिकल नहीं डिपॉजिट होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, हाई, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर वाटर लॉस ज़्यादा हो गया तो जो प्लांट है वो किस में चला जाएगा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में। राइट, और हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में। राइट, हम आगे पढ़ेंगे, हम जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि PS2 जो फोटो सिस्टम होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, वहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर वाटर ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, लॉस होगा, तो वो रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। राइट, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो। कंपेयर टू द अपर सरफेस द abaxial epidermis comprises more stomata। तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि abaxial सरफेस पर लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अपर सरफेस। ऐसा क्यों? क्योंकि लोअर सरफेस पे लीफ की जो लोअर सरफेस होती है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती, और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी तो वाटर लॉस क्या होगा, कम, है ना। एक बात बताओ, आप
सीधे किसमें, धूप में खड़े हो, राइट, सीधे सनलाइट की कांटेक्ट में खड़े हो तो ज्यादा पसीना आएगा, या आप घर के अंदर रहोगे? जल्दी बताओ, गर्मी का सीजन चल रहा है और आप डायरेक्ट सन की कांटेक्ट में खड़े हो और एक छांव में खड़े हो गए, है ना, किसी पेड़ की छांव में या कहीं खड़े हो गए, तो आपको जो स्वेटिंग होगी वो ज्यादा कहाँ होगी, जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में रहोगे। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे और कहाँ से होगी स्वेटिंग, कहाँ से होगी, हमारे पोर्स के थ्रू, है ना, होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताइए, पोर्स के थ्रू होगी। तो यहाँ पर पोर्स क्या है, स्टोमेटा है, जिसके थ्रू क्या होती है, यहाँ पर वाटर लॉस होता है। तो हमें क्या करना है, इन स्टोमेटा को उस जगह पे कर देना है जहाँ पर सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, मतलब उसके अबैक्सियल सरफेस पर। क्या इतना क्लियर है, क्यों है क्यों नहीं, पक्का? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सेल पर जो कि ग्राउंड टिश्यू जैसा है या ग्राउंड टिश्यू ही है, जिसे हम मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोफिल। तो देखिए, इट इज अ टिश्यू फाउंड इन बिटवीन द अबैक्सियल एंड अडैक्सियल एपिडर्मिस। तो वो टिश्यू जो कि अबैक्सियल और एपिडर्मिस, अबैक्सियल एपिडर्मिस एंड अडैक्सियल एपिडर्मिस के बीच में है, उसे हम मीजोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोफिल। दिस टिश्यू this tissue differentiate into palisade parenchyma and the spongy parenchyma। मैंने आपको पढ़ा दिया कि मीजोफिल सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो टाइप के सेल में। एक सेल होते हैं पैलिसेड जो कि पिलर लाइक होते हैं, जो आपको कहाँ दिख रहे हैं, अडैक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। वहीं पर दूसरे टाइप के सेल होते हैं आपके कौन से, स्पॉन्जी मीजोफिल, राइट। तो ये किससे बना है, मीजोफिल जो है पेरेन्काइमेटस सेल से बने, है ना। कॉर्टेक्स जो था आपका वो भी तो पेरेन्काइमा से बना था, तो ये भी किससे बना होगा, पेरेन्काइमा से। द पैलिसेड पेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ टॉल compactly arranged cell while the spongy parenchyma comprises round or oval loosely arranged cell possessing intercellular space। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पॉन्जी सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस दिख रहा है या नहीं। वहीं पर पैलिसेड सेल जो है कॉम्पैक्टली अरेंज हुए हैं। कैसे अरेंज हुए हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हुए हैं, राइट। Mesophyll comprise of chloroplast that carry out photosynthesis। तो देखिए मीजोफिल सेल के अंदर आपको क्या दिख रहा है, चाहे वो पैलिसेड मीजोफिल हो या स्पॉन्जी मीजोफिल हो, दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, दोनों के अंदर आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस। क्या कराएगा, फोटोसिंथेसिस। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, मीजोफिल सेल में। कहाँ होती है, मीजोफिल सेल। दोनों में होती है, पैलिसेड में एंड स्पॉन्जी में। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्यादा किस में होती है, तो ज्यादा होती है स्पॉन्जी मीजोफिल में। ओके, इतना क्लियर है या नहीं। वहीं पर मैं बात करूं मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल का सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वहां एक ही टाइप के मीजोफिल होते हैं। वहां मीजोफिल सेल डिफरेंशिएट नहीं होती पैलिसेड में और स्पॉन्जी मीजोफिल में, राइट। ये पॉइंट याद रखना आप। अब देखिए वेस्कुलर टिश्यू की अगर मैं बात करूं, द वेस्कुलर बंडल दैट आर फाउंड इन लीफ आर क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट। कैसे होते हैं, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट। तो मैंने आपको पढ़ाया था जब वेस्कुलर टिश्यू, तो दो बताया था, एक रेडियल एक कॉन्जॉइंट कोलेटरल। तो मैंने बताया था कॉन्जॉइंट कोलेटरल जो होता है वो स्टेम और लीफ में होता है, वहीं पर रेडियल जो है वो आर से रेडियल आर से रूट, बताया था। जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो लीफ है इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड एंड कॉन्जॉइंट, मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्या आपने लीफ को मोटी होते देखा है, कि जैसे आपका स्टेम जो है पहले इतना पतला था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। तो यहाँ पर आपको उसकी गर्थ जो है वो दिखाई दे रही है। गर्थ मतलब मोटाई जो है उसकी, है ना, चौड़ाई जो है वो दिखाई दे रही है, मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। क्या आपने लीफ को देखा, वो पहले इतनी पतली थी, फिर इतनी पतली हुई, फिर इतनी मोटी हुई और मोटी हुई, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। वहां पर उसका लैमिना का साइज इंक्रीज होता है और उसके लिए लेटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, राइट। कौन रहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम, उसके अंदर भी मार्जिनल मेरिस्टेम आते हैं, ठीक है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो वेस्कुलर टिश्यू है वो कैसे है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। क्या है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड, विच आर
एनगर्डल्ड बाय थिक लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल, और जो किससे एनक्लोज रहती है, थिक लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल। तो ये जो है ये क्या है, बंडल शीथ सेल, राइट। पक्का। ये क्या हो गए, ये हो गया हमारे वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल। कैसा अरेंजमेंट है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। कैसा है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। ओके, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने ये सारे पॉइंट वहां पर आपको इंक्लूड करा दिए थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो यहीं पर हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, और जो नए बच्चे जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, आपकी क्लास का शेड्यूल सब पता चले आपको टाइम पर, और टाइम पर आप सारे प्रीमियर वीडियोस एज वेल एज लाइव वीडियोस देख पाए। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12th यहाँ क्लास वाइज कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर स्पेशली 11-12 के लिए स्ट्रीम वाइज आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, और इस कंप्लीट कोर्स में इंक्लूड है आपका पूरा थ्योरी पार्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन सब के थ्रू आप अपने चैप्टर को, अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं और टॉप करने वाले हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल रहेंगे। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि मैम हिंदी मीडियम चैनल पे क्या इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चन प्लीज़ ना करिए, और वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस इंग्लिश में अवेलेबल है, मतलब हिंदी में ही होगी, संस्कृत में ही होगी, राइट। अब बात आती है कि इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड्स को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने सही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।